हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अनंत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 6 किंगडम्स किंग्स एंड इन अर्ली रिपब्लिक। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आज से 3000 साल पहले के किंगडम्स कैसे हुआ करते थे, उस समय के राजा कैसे बना करते थे और उनका क्या काम हुआ करता था। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक अर्ली रिपब्लिक के बारे में। तो रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? एक ऐसी स्टेट जहाँ के सिटीजन मिलकर अपने में से ही कुछ लोगों को बाय वोटिंग सिलेक्ट करते हैं और वो लोग एक गवर्नमेंट बनाते हैं जो उस स्टेट को आगे बढ़ाती है। तो ये चैप्टर शुरू होता है एक स्टोरी के साथ, जिसमें छोटी सी स्टोरी है ये, जिसमें शंकरन रहता है। वो सुबह सुबह उठता है, वो देखता है कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं। वो एक्साइटेड क्यों है? क्योंकि वो जाने वाले हैं वोटिंग करने। तो शंकरन कहता है कि इतनी एक्साइटमेंट का राज क्या है, इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? तब उसके दादाजी उसको बताते हैं, भाई आज हम अपना पहला रूलर चूज करने जा रहे हैं। तो ये तो हो गई बात कि वो लोग अपना खुद का रूलर चूज करने जा रहे थे। अब हम देखते हैं कि आज से 3000 साल पहले के जो रूलर्स थे वो कैसे बना करते थे। हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स, कि उस समय के जो कुछ लोग थे, कुछ मैन थे, वो रूलर्स कैसे बना करते थे। तो देखिए, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो राजा होता था वो किसके द्वारा बनाया जाता था? जन के द्वारा, मतलब उसी की जन के द्वारा, मतलब पीपल के द्वारा। जन मतलब पीपल। पर आज से 3000 साल पहले, मतलब 5000 साल पहले राजा कैसे बनाया जाता था? बाय जन। लेकिन आज से 3000 साल पहले, मतलब उसके 2000 साल बाद क्या हुआ? हमने कुछ चेंजेस देखे। किस चीज में देखे? कि अब जो कुछ मैन है वो राजा कैसे बनाए जाते हैं? बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस। वो लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े सेक्रीफाइस करते हैं। ओके, जिसमें से एक सेक्रीफाइस है अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस। चलिए देखते हैं ये क्या है। अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज वन सच रिचुअल। तो इन्हीं में से कुछ एक रीति रिवाज में वो लोग ले लिया करते थे। किसको? अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस को। इसमें क्या होता था कि एक हॉर्स रहता था, उसको दूसरे राजाओं के राज्य में खुला छोड़ दिया जाता था। ठीक है, दूसरे राजाओं के राज्य में खुला छोड़ दिया जाता था। अब क्या होता था, अगर वहां का राजा उस हॉर्स को रोक लेता था तो फिर क्या होता था, उन दोनों राजाओं को, जिसका घोड़ा है वो वाला राजा और जिस राजा ने रोका है उस राजा को क्या करना पड़ता था? लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उसको अलाउ कर दिया जाता था, मतलब उसको आगे बढ़ा दिया जाता था, इसका ये मतलब होता है कि जो राजा का घोड़ा है वो ज्यादा स्ट्रोंगर है। किससे? जिस राजा ने उस घोड़े को आगे बढ़ने दिया। हम इसको समझते हैं। इसमें देखिए, मान लीजिए ये वो वाला राजा है जो अपना हॉर्स भेजने वाला है। ठीक है, ये इसका किंगडम है। किंगडम, ये उसका राजा है, ये अपना हॉर्स भेजेगा। मान लीजिए किंगडम K1, K2, K3, ये 3 किंगडम में अपना हॉर्स भेजेगा। ठीक है, तो यहां से निकला इसका हॉर्स। अब ये घूमते 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 कहाँ आया? K1 में। फिर ये कहाँ जाएगा? K2 में जाएगा, K3 में जाएगा, K2 में गया, K3 में गया। और इस हॉर्स के साथ क्या होता था? राजा के आदमी भी साथ में जाते थे। ठीक है, अब मान लीजिए K1 में से ये जो हॉर्स था ये निकल आया, मतलब यहाँ के राजा ने इसको नहीं रोका, राजा ने नहीं रोका। मतलब ये वाला जो राजा है, ये मानता है कि जिस राजा का हॉर्स है वो उससे ज्यादा पावरफुल है। तो ये क्या हो गया? पावरफुल साबित हो गया। ठीक है, K2 वाले राजा ने भी क्या किया? नहीं रोका, आगे बढ़ा दिया। तो वो भी यही मान रहा है कि ये वाला राजा पावरफुल है, इसलिए उसने उसको क्या कर दिया? आगे बढ़ा दिया। अब मान लीजिए K3 वाले ने रोक लिया। ठीक है, इसने बोला नहीं, तुम्हारा घोड़ा आगे नहीं जाएगा। तो इसका क्या मतलब होता है कि K3 वाले राजा और इस वाले राजा की अब क्या होगी? लड़ाई होगी। क्यों? क्योंकि इसने इसका जो घोड़ा था वो रोक लिया। मतलब ये समझता है कि ये वाला राजा पावरफुल नहीं है, तो अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। तो जो भी जीतेगा वो पावरफुल बन जाएगा। तो इस तरीके से होता था। अब देखिए,
जैसे K1 और K2 है, इनने क्या किया, इसके घोड़े को पास होने दिया। तो इसका ये मतलब है कि अब ये जो K1 है ये यहाँ का राजा हुआ और K1 के लिए ये वाला राजा क्या हो जाएगा, महाराजा। ठीक है, तो K1 अपनी प्रजा से जो भी पैसा कमाएगा, ये जो किंग 1 है, किंगडम 1 का जो किंग है, ये अपनी प्रजा से जो भी पैसा कमाएगा ये किसको दे देगा, महाराजा को। तो ऐसे उस समय का सिस्टम क्या काम किया करता था। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा कि अगर राजा ने घोड़ा रोका तो उन्हें लड़ना पड़ता था, अगर घोड़े को आगे बढ़ने दिया इसका मतलब एक्सेप्ट करते हैं कि जिस राजा का घोड़ा है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। अच्छा, अब क्या होता था, दीस राजास, जो राजा पास कर देते थे ना कि हाँ जाने दीजिए इस हॉर्स को, उन राजाओं को कहाँ इनवाइट किया जाता था, उस सेक्रीफाइस पे। जो सेक्रीफाइस ये बड़ा वाला राजा करा रहा रहता है, उस सेक्रीफाइस पे उसको, उन सारे राजाओं को बुलाया जाता है जिनने उसके घोड़े को पास कर दिया था, और वो लोग अपने साथ क्या लाते हैं, गिफ्ट्स लेकर आते हैं उस पावरफुल राजा के लिए। फिर राजा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रीफाइस इज रिगार्डेड एज वेरी पावरफुल। जो राजा ये पूरा सेक्रीफाइस ऑर्गेनाइज करा रहा रहता है उसको अब क्या बोल दिया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, जो भी राजा को इनवाइट किया जाता था वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आते थे। अच्छा, अब देख लेते हैं पावरफुल मेन राजा, इनकी क्या पहुंच रहती थी उस समय, देखते हैं। ये होते थे सेंट्रल फिगर ऑफ रिचुअल्स, जो भी रीति रिवाज वहाँ चल रहे होते थे उसके सेंट्रल फिगर मतलब हीरो हुआ करते थे, सबका टेंशन इनकी ओर रहता था। अगला, स्पेशल सीट दी जाती थी इन्हें, इनका राज सिंहासन हुआ करता था, और इनके कपड़े किसकी स्किन के होते थे, टाइगर के स्किन के हुआ करते थे। और इनका जो चैरिएटर होता था, चैरिएट मतलब रथ, चैरिएटर मतलब जो रथ चलाता है, तो ये क्या करता था, इनकी बहादुरी के यश गाया करता था, मतलब उनकी बहादुरी की कहानी सुनाया करता था। और जो मेन राजा के वाइफ्स और सन हुआ करते थे या फिर रिलेटिव्स हुआ करते थे, उनको छोटे छोटे रिचुअल्स, छोटे छोटे रीति रिवाज पूरे करने रहते थे उस समय। अच्छा, ये जो दूसरे राजा थे जिनको बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था, वो लोग क्या करते थे, स्पेक्टेटर्स का काम करते थे। वो अगल बगल बैठ जाते थे और देखते थे, जैसे आप लोग देखते हैं पुराने जो नाटक होते हैं, महाभारत रामायण, वैसे ही रहता था। स्पेक्टेटर्स होते थे जो देखते थे ये सारे रिचुअल्स को। जो ऑर्डिनरी पीपल, जिन्हें विश या वैश्य बोलते हैं, ये लोग क्या करते थे, गिफ्ट लाया करते थे। और जो शूद्रास होते थे, मतलब जो सबसे नीचे वाली कास्ट हुआ करती थी, जिनको लोग एक्सक्लूड करके रखते थे, उन्हें रिचुअल में आने नहीं दिया जाया करता था। चलिए आगे पढ़ते हैं जनपद के बारे में। तो अभी हमने जिन राजाओं के बारे में पढ़ा जिन्होंने बड़े बड़े सेक्रीफाइस किए थे, अब इन्हें कैसे देखा जाता था, जनपद के राजा इनको बोला जाता था। तो अब जो जन वर्ड है वो क्या बन गया है, जनपद। ठीक है, जन के राजा ना बोल के अब उन्हें क्या बोला जाता था, जनपद के राजास। तो ये जो जनपद वर्ड है इसका ये मतलब है कि लैंड वेयर द जन सेट इट्स फूट, ऐसी जगह जहाँ पर जो जन है, जन मतलब पीपल हैं, उन्होंने अपने पैर जमा लिए, इसका ये मतलब होता है जनपद। जन जो है पीपल के लिए यूज़ हुआ, और पद संस्कृत में कहते हैं पैर को। तो ऐसी जगह जहाँ पर पीपल ने अपने पैर जमा लिए और वो वहाँ आके सेटल डाउन हो गए, मतलब रहने लगे, ऐसी जगह जनपद। और वो जो राजा थे जो हॉर्स सेक्रीफाइस किया करते थे और सेक्रीफाइसेस किया करते थे, वो इस जगह के क्या बन जाते थे, राजा बन जाते थे। अब क्या हुआ, जनपद जैसे उस समय के हमें जनपद कहाँ कहाँ मिले, पुराना किला जो है दिल्ली में वहाँ, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा यूपी में। अच्छा, वहाँ पे जो लोग रहा करते थे वो कैसे रहा करते थे, हट्स में रहा करते थे। वो लोग क्या क्या पाला करते थे, कैटल और अदर एनिमल्स को, मतलब पशु और जानवर वो लोग पाला करते थे। उस समय के क्रॉप्स वो लोग क्या क्या उगाया करते थे, राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीसम एंड मस्टर्ड। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे कि दे मेड अर्थन पॉट्स, उन लोगों ने क्या बनाया था, अर्थन पॉट्स मतलब मिट्टी के बर्तन बनाए थे। ग्रे और रेड कलर हुआ करता था उन बर्तन का। और उस टाइम पे उन्होंने एक स्पेशल टाइप पॉटरी मतलब पेंटेड ग्रे वेयर भी बनाया था। तो बस हमें जनपद के बारे में ये समझना है कि ऐसी जगह जहाँ जन रहने लगे वहाँ के राजा कैसे बनते थे, सेक्रीफाइस करके। और अभी हमने जो पढ़ा वो जनपद का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक आएगा महाजनपद। अब हम पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। आइए देखते हैं। 2500 years ago, जनपद more important than another
तो उनको क्या कहा गया, महाजनपद। तो हमने देखा कि आज से 2500 साल पहले कुछ ऐसे जनपद थे जो दूसरे जनपद से क्या हो गए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, ज़्यादा फेमस हो गए, तो उनका नाम क्या रख दिया गया, महाजनपद। महाजनपद क्या हुआ करते थे, उनकी खुद की एक कैपिटल सिटी हुआ करती थी, जिसको वो लोग क्या करते थे, फोर्टिफाइड किया कर देते थे। इसका मतलब उसके आसपास बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स बना दी जाती थी। वो वॉल्स काय की बनती थी, वुड की, ब्रिक की और स्टोन की। अब इन वॉल्स का क्या काम रहता था, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम अटैक बाय डिफरेंट किंग्स। ये जो फोर्टिफिकेशन होता था वो इसलिए किया जाता था ताकि वो जो महाजनपद है और उसकी जो कैपिटल सिटी है उसको प्रोटेक्शन मिल जाए। किससे प्रोटेक्शन मिल जाए, दूसरे किंग्स उस पर अटैक ना करे। क्योंकि ये जो महाजनपद था ये था एक टाइम पे जनपद ही, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, तो दूसरे जनपद के जो किंग होंगे वो उससे खुन्नस खाएंगे ना, कि जलेंगे, भाई ये महाजनपद बना लिया इसने, तो उस पर तो वो क्या करेंगे, अटैक तो करेंगे। इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए वो लोग क्या करते थे, फोर्टिफाइड कर दिया करते थे। फिर टू शो रिच एंड पावरफुल फोर्ट्स इसलिए भी बनाए जाते थे ताकि पता चले कि इस महाजनपद का जो राजा है वो बहुत रिच है, बहुत अमीर है और बहुत पावरफुल भी है। और क्या हुआ करता था, पीपल एंड लैंड इनसाइड कैन बी इजिली कंट्रोल बाय किंग। एक और रीज़न था ये फोर्ट बनाने का, फोर्ट किला बनाने का, क्या कि अंदर के जो लोग रहते थे और अंदर का जो लैंड हुआ करता था वो जो वहाँ का किंग होता था वो उस पर इजीली कंट्रोल जमा सकता था, है ना। अगर खुला एरिया होगा तो किंग को दिक्कत होगी कि मेरे लोग कहाँ कहाँ तक है, मेरा लैंड कहाँ कहाँ तक है। तो ये फोर्टिफाइड करने से, फोर्ट बना देने से क्या होता था, अंदर अंदर का एरिया वो आराम से कंट्रोल कर लेता था। देखिए अब जो राजा है उसने क्या बना लिया, महाजनपद बना लिया, है ना, अपनी पावरफुल भी था वो, तो उसको एक आर्मी भी मेंटेन करनी पड़ेगी क्योंकि उस पर अटैक भी होंगे। तो राजा नाउ मेंटेन आर्मीज। आर्मीज क्या हुआ करती थी, सोल्जर्स वर पेड सैलरीज। इसमें सोल्जर्स हुआ करते थे तो उन सोल्जर्स को सैलरीज पे किया करते थे राजा। कॉइन्स, पंच मार्क्ड पेमेंट, और जब वो सैलरीज देते थे तो पेमेंट काय से की जाती थी, कॉइन्स से, और उन कॉइन पर, उन सिक्कों पर पंच मार्क्ड हुआ करता था, मतलब किसी चीज़ का वो मार्क लगाया करते थे। फिर फॉर मनी दे स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्सेस। अब देखिए अब ये जो राजा है इसने इतना बड़ा महाजनपद बना लिया, अब तो इसका किंगडम बढ़ गया, तो क्या हुआ, इसने अगल बगल फोर्ट भी बना लिए। अब जो है कि उसको अपना पावर बनाए रखने के लिए, अपनी पावर बनाए रखने के लिए आर्मी भी मेंटेन करनी थी। तो आर्मी मेंटेन करने के लिए उसके अंदर सोल्जर्स रखने के लिए क्या चाहिए, लोग चाहिए। अब लोग ऐसे तो आ नहीं जाएंगे कि राजा की खिदमत करने आ गए बिना पैसे वैसे लिए, तो उनको सैलरी भी देनी पड़ती थी। तो सैलरी देने के लिए पैसे चाहिए। अब राजा के पास पैसे कहाँ से आएंगे, तब राजा ने शुरू किया टैक्स को कलेक्ट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टैक्स। आज भी देखते हैं हम टैक्स वर्ड सुनते हैं, तो टैक्स को कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वो राजा उस समय के कैसे कलेक्ट किया करते थे टैक्स, सबसे पहले मोस्टली फार्मर्स। देखिए उस समय ज़्यादातर क्या हुआ करते थे, फार्मर्स। ऑलमोस्ट पूरी जनता में से 90% तो फार्मर्स ही हुआ करते थे, 90 से भी ज़्यादा परसेंट क्या हुआ करता था, फार्मर्स का हुआ करता था। ये लोग क्या करते थे, फार्मर्स का काम क्या है, क्रॉप्स को उगाना, ठीक है। तो राजा ने बोल दिया कि तुम जितना भी क्रॉप उगाओगे उसका 1/6 पार्ट, 1/6 पार्ट किसका होगा, मेरा होगा, जिसको वो लोग भाग बोलते थे। भाग मतलब शेयर। अब देखिए 1/6 मतलब आप लोग सोच रहे होंगे, तो मान लीजिए मुझे किसी चीज़ का 1/6 निकालना है ना। तो मान लीजिए उन लोगों ने 600 किलो कुछ क्रॉप को उगाया, ओके 600 किलो, तो मुझे इसका 1/6 निकालना है, तो मैं सिंपल 1/6 से इसका इंटू कर दूंगी, फिर ये कैंसिल कर देगा। इसको मैथ में हमने पढ़ा है ना, 6 1 6, तो 100 किलो, मान लीजिए 600 किलो अनाज उनने उगाया तो 100 किलो तो ले जाता था किंग। तो ऐसे निकालते 1/6। आपको किसी भी चीज़ का 1/6 निकालना है, आप उस नंबर का इंटू कर दीजिए 1/6 से, ठीक है, या फिर आप 6 से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। अब क्या हुआ, फार्मर से तो टैक्स उनने ऐसे ले लिया। अब टैक्स ऑन क्राफ्ट पर्सन, उस समय क्राफ्ट पर्सन भी हुआ करते थे जो अलग अलग चीज़ें बनाते थे, है ना। उनको क्या कहा जाता था, उनसे तो ये क्रॉप ले नहीं सकते, पैसे उनके पास रहते नहीं थे, तो उनको बोला जाता था कि तुम्हें एक दिन आना है और किंग के लिए काम करना है। ये उनका
क्या रहता था, टैक्स रहता था कि एक दिन आओ और किंग के लिए दिन भर काम करो। एज ए स्लेव वो दिन भर काम करते थे नौकर की तरह। थर्ड, हर्डर्स, जो हर्डर्स हुआ करते थे, है ना, जो जानवर पालते थे, उनका टैक्स कैसे लिया जाता था, पे एनिमल प्रोड्यूस और एनिमल, या तो आप एनिमल का प्रोड्यूस दे दो। फॉर एग्जाम्पल कोई हर्डर है, वो काम करता है वूल का, ओके, वो गोट और शिप से क्या लेता है, वूल लेता है, तो उसको वूल देना पड़ता होगा किंग को, या मिल्क देना पड़ता होगा किंग को अगर वो उसने काउस पाली होंगी तो। इसी तरीके से वो एनिमल प्रोड्यूस भी दे दिया करते थे या फिर एनिमल को ही दे दिया करते थे एज ए टैक्स। फिर क्या हुआ, टैक्स ऑन गुड। अब जो भी सामान उस किंगडम में बेचा जाता था, उस महाजनपद में बेचा जाता था या खरीदा जाता था, उस पर लगा दिया जाता था टैक्स। जैसे आज हम जो भी चीज़ खरीदते हैं उसमें टैक्स लगा रहता है, ठीक है। आप मोबाइल खरीदोगे, आप टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट को। इस पेन को, इस रजिस्टर को खरीदने में भी मैंने क्या दिया है, गवर्नमेंट को टैक्स दिया है। तो वैसे ही उस समय कोई भी चीज़ जब खरीदते थे महाजनपद के लोग, तो वो लोग क्या देते, उस पर टैक्स लगा दिया जाता था। तो एक तरीके से गुड्स का टैक्स कहाँ जाता था, महाजनपद के राजा के पास। फिर क्या था, हंटर्स एंड गैदरर्स। हंटर एंड गैदरर्स का काम क्या था, फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू राजा, वो जो भी फॉरेस्ट से इकट्ठा करते थे उसको राजा को उन्हें देना पड़ता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है चेंजेस इन एग्रीकल्चर। तो उस समय एग्रीकल्चर में दो मेजर चेंजेस आए थे। पहला चेंज था यूज ऑफ आयरन प्लाउशेयर। क्या होता था कि पहले वुडन प्लाउशेयर यूज़ किए जाते थे, मतलब लकड़ी के हल यूज़ किए जाते थे। प्लाव मतलब हल, तो उस समय लकड़ी के हल यूज़ किए जाते थे। तो लकड़ी का जो हल होता था उससे ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस नहीं होता था, क्योंकि वो टूट जाते थे, कमज़ोर हुआ करते थे, वो अच्छे से मिट्टी नहीं ऊपर कर पाते थे, तो इससे दिक्कत होती थी। तो अब किस चीज़ का यूज़ होने लगा, आयरन के हल का, मतलब लोहे के हल का। तो इससे जो ग्रेन प्रोड्यूस हुआ, जो क्रॉप्स हुई वो ज़्यादा होगी, ठीक है। सेकेंड हुआ ट्रांसप्लांटिंग पैडी। ट्रांसप्लांट मतलब आप समझते हो ना, एक जगह से दूसरी जगह लाके लगाना। तो वो लोग क्या करने लगे, पैडी का ट्रांसप्लांटेशन करने लगे। पैडी क्या होता है जानते हैं आप, ये धान, गेहूं का धान हुआ, चावल का धान हुआ, दैट इज पैडी। तो पहले क्या हुआ करता था कि जो फार्मर्स हुआ करते थे, मान लीजिए उनकी एक फील्ड है, तो उनने उस पर बहुत सारे बीजे डाल दिए कि यहाँ पर अब हम लोग उगाएंगे चावल, है ना। तो क्या होता था, कुछ बीज आके कौन खा गया, चिड़िया खा गई, कुछ पैर के नीचे आ गए। तो अगर वो मान लीजिए एक एरिया में 500 बीज उनने डाले, है ना, तो इसमें से कुछ निकले 400, 100 खराब हो गए। तो इससे क्या हुआ, नुकसान हुआ, क्रॉप ग्रेन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब क्या हुआ, उन लोगों ने दिमाग लगा, उन्होंने सोचा कि एक छोटी सी जगह में हम इतने बड़े बड़े सैपलिंग्स उगा लेते हैं। पहले छोटी सी जगह में, बहुत बड़े एरिया में नहीं, इतनी छोटी जगह में बहुत सारे सैपलिंग्स उगा लिए। अब क्या किए, इनको उखाड़ा और लाकर पूरी फील्ड में कोने 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 लगा दिया। जिससे क्या होता था, ना सीड का लॉस हुआ, ना टाइम का लॉस हुआ। और जितने मान लीजिए अगर वो उस एरिया में 100 लगा रहे हैं तो 100 ही उगकर हमको मिलेंगे। तो इससे नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये जो काम था, ये था तो बहुत प्रोडक्शन देने वाला, लेकिन ये बैक ब्रेकिंग था। अगर एक नॉर्मल इंसान करे तो उसकी कमर की तो हालत ख़राब हो जानी है। तो ये काम किसके द्वारा कराया जाता था, उस समय के दास और दासीस, मतलब नौकरों के साथ कराया जाता था। दास और दासी जिसे आप स्लेव कहते हैं। और किसके साथ कराया जाता था, कामकारस। ये क्या होते हैं बेटा, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स। ऐसे लेबरर्स जिनका जो लैंड है वो बिल्कुल, उनके पास लैंड है ही नहीं, या तो वो लैंड खराब हो गया या उनके पास लैंड है ही नहीं, तो अब उनके पास कोई काम नहीं है, तो उन लोगों से ऐसे काम कराए जाते थे। अब हम अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे अ क्लोजर लुक मगध। मगध को हम देखेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। तो जो मगध था, मगध वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स। देखो महाजनपद का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ तो 200 साल में जो मगध था वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महाजनपद बन गया। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत फेमस। अब इसके कुछ रीजंस थे। पहला रीज़न रिवर्स, वहाँ पे जो नदियाँ बहा करती थी उसके कारण ये बहुत इम्पॉर्टेंट बना। क्यों, क्योंकि वहाँ नदियाँ बहा करती थी गंगा और सोन। अब इस कारण
देखिए जो नदियाँ होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि नदियों से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह जाना इजीली हो जाता है। वाटर सप्लाईज, आपको कुछ चीज़ एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है तो आपके पास नाव है, आप उसमें डालिए तो पानी के साथ आप भी आराम से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट हो गया मेकिंग लैंड फर्टाइल। जो रिवर्स होती हैं ना बेटा, उनके आसपास का जो लैंड होता है वो बहुत फर्टाइल होता है, तो आप जो भी क्रॉप उसमें उगाओगे वो आसानी से उग जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया मगध का इम्पॉर्टेंट महाजनपद बनने में। अगला पार्ट क्या हुआ, पार्ट ऑफ मगध वॉज फॉरेस्टेड। मगध का जो कुछ पार्ट था वो क्या था, फॉरेस्टेड था, वहाँ फॉरेस्ट था। अब फॉरेस्ट होने से, जंगल होने से क्या हुआ कि उन लोगों को मिल गए एलिफेंट। अब एलिफेंट क्या होता है, आर्मीज जो होती है ना उसमें एलिफेंट बहुत ज़रूरी होता है, जैसे चेस में ज़रूरी होता है ना एलिफेंट, वैसे ही उस समय आर्मीज में क्या होता था, एलिफेंट बहुत ज़रूरी होता था। एलिफेंट क्योंकि अगर आपके पास हाथी है तो आप बहुत पावरफुल हो, क्योंकि हाथी बहुत सारी जनता को एक बार, बहुत सारी जो सामने से आर्मी के लोग हैं उनको एक बार में मार सकता है, इसलिए हाथी बहुत इम्पोर्टेंट था। तो हाथी क्या करते थे, वो लोग फॉरेस्ट से पकड़ के लाते थे, उसको ट्रेंड कर देते थे ताकि वो लड़ाई में जा सके। दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या हुआ फॉरेस्ट होने का, वुड फॉर चैरियट्स, बिल्डिंग एंड कार्स। उनको अपने रथ बनाने, उसके लिए लकड़ी चाहिए, फॉरेस्ट से मिल गई। बिल्डिंग बनाना है, लकड़ी चाहिए, फॉरेस्ट से मिल गई। कार्ट बनाना है, लकड़ी चाहिए, फॉरेस्ट से मिल गई। तो इस तरीके से फॉरेस्ट का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल हुआ। अब क्या हुआ, एक और चीज़, आयरन ओर माइंस एंड रीजन। आयरन ओर्स थी उनके पास, मतलब लोहे की खदान थी, लोहा था उनके पास, तो लोहे की मदद से क्या हुआ, उन लोगों ने स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बना लिए। उन लोगों के पास अब बहुत अच्छे अच्छे हथियार हो गए। ठीक है, तो ये था मगध का इम्पोर्टेंट होने का पॉइंट। अब देखिए, अब उस समय के टू पावरफुल रूलर थे, बिम्बिसारा और अजातशत्रु। इन दोनों ने मिलकर क्या चाहा था कि आसपास के जितने भी जनपद हैं ये उन पे क्या करें, कंट्रोल जमा ले, उनको भी जीत लें। उस समय एक और अनदर इम्पोर्टेंट रूलर था जिसका नाम था महापद्मनंदा। इन्होंने क्या किया था, मगध का जो कंट्रोल था वो कहाँ तक फैला दिया था, नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक। देखिए नॉर्थ वेस्ट पार्ट क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट इस साइड वाला एरिया, मतलब पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, वो वाला एरिया। और मगध कहाँ पर है, इधर पे। तो सोचिए मगध कितना इम्पोर्टेंट महाजनपद था जिसका कंट्रोल यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक था। एक बहुत बड़ा एरिया इन लोगों ने कंट्रोल किया था। ओके, फिर हमने देखा कैपिटल फॉर मैन, यहाँ की जो कैपिटल रही बहुत सालों तक, कौन रहा कैपिटल में, राजगिरा। ठीक है, आज इसको राजगीर बोलते हैं। कौन, इसकी कैपिटल क्या थी, राजगिरा, और ये कहाँ पर है, बिहार में। फिर क्या हुआ कि ये जो कैपिटल थी शिफ्ट होके कहाँ चली गई, पाटलिपुत्र में, जो प्रेजेंटली पटना के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोनिया इन यूरोप वांटेड टू बिकम वर्ल्ड कॉन्क्यूरर। अब थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं अलेक्जेंडर के बारे में। इनका नाम सुना होगा आपने, ये चाहता था कि वर्ल्ड को जीते, है ना, बहुत ज़्यादा सोच लिया। अब उस समय इन्हें पता थोड़ी था कि वर्ल्ड को जीतना आसान नहीं है, तो इन्होंने सोचा कि वर्ल्ड को जीतेंगे भैया। तो इन्होंने क्या किया कि ये इजिप्ट को जीत कर आ गए थे और वेस्ट एशिया के कुछ पार्ट को जीत कर आ गए। अब ये आ गए बैंक ऑफ बियास के पास, मतलब इंडिया के पास। तो जब ये आगे बढ़े तो उनके जो सैनिक थे, सोल्जर थे, इन्हें बोल दिया हम आगे नहीं जा रहे, हमें अब लड़ाई नहीं करनी। क्यों, क्योंकि वो डर गए थे इंडिया के रूलर से, वो बेसिकली मगध के रूलर से डर गए थे। क्योंकि मगध वालों के पास क्या था, हाथी था, बड़े बड़े रथ थे, बहुत आयरन वाले टूल्स थे, तो इसके जो भी सोल्जर्स थे वो डर गए थे। तो ये लोग यहीं से फिर लौट गए वापस। तो सोचिए कि मगध कितना पावरफुल था कि अलेक्जेंडर आया और चला गया। अब आगे हम क्लोजर लुक में पढ़ेंगे वज्जी के बारे में। तो वज्जी क्या था, इसकी कैपिटल थी वैशाली, जो इस समय बिहार में है। अभी हमने यहाँ देखा, ये रहा मगध, और ये मगध से ऊपर वज्जी, और ये इसकी कैपिटल आ गई वैशाली। यहाँ पर की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत अलग टाइप की थी और बहुत अच्छी थी। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसका टाइप था गण और या फिर संघा। संघा मतलब वहाँ पर क्या हुआ करता था कि बहुत सारे रूलर्स एक साथ रूल किया करते थे। मैनी रूलर्स मतलब 1000 ऑफ मैन रूल टुगेदर। वहाँ पे 1000 आदमी एक साथ रूल करते थे और उन सारे 1000 आदमियों को क्या कहा जाता था,
राजा बोला जाता था। वो एक साथ बैठ के रिचुअल्स करते थे, मीटिंग्स करते थे, डिस्कशन करते थे, डिसीजन लेते थे। अगर उनके ऊपर कोई भी लड़ाई करने आने लगता था तो वो एक साथ पूरी मीटिंग बिठा के सारी प्लानिंग करते थे कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। ठीक है। वुमेन, दासास, कामकारस कुडंट पार्टिसिपेट इन देयर असेंबली। अच्छा, उस समय क्या हुआ करता था कि वो लोग असेंबलीज बिठाया करते थे। अगर कोई उन पर अटैक करने वाला रहता था तो वो सारी प्रजा को बुला के क्या करते थे, असेंबलीज बिठाते थे और साथ में सोचते थे कि अब आगे उन्हें क्या करना है। लेकिन उन असेंबली में वुमेन नहीं शामिल हुआ करती थी, दास नहीं शामिल हुआ करते थे, कमाकारस नहीं शामिल हुआ करते थे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको 2 वर्ड मिले, बुद्धा और महावीरा। इनको सब जानते हैं। तो इनकी जो बिलोंगिंग थी, कहाँ से बिलोंग करते थे, ये भी संघा से ही बिलोंग करते थे। ठीक है। आगे देखा कि राजास ट्राइड टू कॉन्क्योर वज्जी, नेवरथलेस दिस लास्टेड फॉर 1500 years ago, एट लास्ट कॉन्क्योर्ड बाय गुप्ता रूलर्स। कई राजा थे बेटा, कई राजा थे। वो आए थे कि वो वज्जी को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ये क्योंकि बड़ा राज्य था, बड़ा जनपद था, तो वो चाहते थे क्या, इसको कंट्रोल करना। लेकिन यहाँ के जो गवर्नमेंट का टाइप था वो बहुत अच्छा था, तो वो लोग इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर भी इन लोगों ने क्या किया, 1500 साल तक अपना ये वज्जी को आगे बढ़ाया और एट लास्ट में इस वज्जी को कौन कॉन्क्योर कर ले गया, कौन जीत ले गया, गुप्ता रूलर्स, जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर आगे एक वर्ड हमें क्या मिला कि जो अजात शत्रु था, अभी देखा था हमने अजात शत्रु कौन था, 2 पावरफुल रूलर्स में से एक था अजातशत्रु। ओके, अजातशत्रु वांटेड टू अटैक वज्जी। ये क्या करना चाहते थे, वज्जी पे अटैक करना चाहते थे। तो उन्होंने अपने मिनिस्टर वसाकारा को बुद्धा के पास भेजा। बुद्धा को जानते हैं। तो बुद्धा ने उनसे पूछा कि क्या जो वज्जी हैं वो अभी भी संघा में अपनी असेंबलीज बुलाते हैं, मतलब उनकी जो गवर्नमेंट है अभी भी वैसे ही असेंबलीज में डिस्कशन करती है। तो अजातशत्रु ने बोला हाँ भाई वैसे ही करती है। तब बुद्धा ने उन्हें एडवाइस दी क्या, कि वज्जीज वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज, वज्जी तब तक कंटिन्यू करेंगे, कब तक, जब तक वो लोग असेंबली में डिस्कशन करते रहेंगे, जब तक वो लोग एक साथ मिलते रहेंगे और अपने एल्डर्स को मानते रहेंगे, उनके रूल्स को मानते रहेंगे और अपने जितने भी वो पुराने रूल्स हैं उनको फॉलो करते रहेंगे। अगर वो एल्डर्स की रिस्पेक्ट करेंगे, अगर वो लोग वुमेन पे कोई फोर्स नहीं करेंगे, उन्हें परेशान नहीं करेंगे, और वाइज सेंट्स विथ डिफरेंट बिलीफ वर रिस्पेक्टेड। जो अलग अलग सेंट्स लोग आते थे, मुनि लोग आते थे, अब वो अलग अलग बिलीफ रखते थे। और अगर ये जो वज्जी हैं इन लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे, जब तक मतलब वो ये कहना चाहते थे जब तक इन लोगों में यूनिटी रहेगी, मैनर्स रहेंगे, इन लोगों ने जो भी सीखा ये लोग कंटिन्यू करेंगे, तब तक इन्हें कोई भी हरा नहीं सकता था। तो ये हमने देखा एंड में। यहाँ पर हमारा चैप्टर तो ख़त्म हो गया, लेकिन बीच में हमने कहा था कि हम वर्ण सिस्टम को बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। और हमने जनपद इसलिए स्टार्ट कर दिया था क्योंकि सेक्रीफाइस से जनपद डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा था। अब हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। देखिए, इस पीरियड में ऐसे एरिया जहाँ पर गंगा और यमुना जैसी नदियाँ बहा करती हैं, वहाँ पर क्या हुआ, कुछ बुक्स लिखी गई। ऋग्वेद के बाद जो 3 बुक्स लिखी गई वो इसी पीरियड में लिखी गई, जिनका नाम है सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। और उसके साथ और भी कई बुक्स लिखी गई। अभी किसके द्वारा कंपोज की गई थी, उस समय के प्रीस्ट के द्वारा, ओके, पंडितों के द्वारा। एंड डिस्क्राइब्ड हाउ रिचुअल्स वर टू बी परफॉर्म्ड, दे ऑल्सो कंटेन रूल्स अबाउट सोसाइटी। इन्हीं बुक्स में हमें पता चला कि जो रीति रिवाज है वो कैसे परफॉर्म किए जाएंगे, और हमारे को कुछ रूल्स भी मिले किसके बारे में, सोसाइटी के बारे में। देखिए वो क्या थे, हमने पढ़ा कि लेटर वैदिक बुक, ऋग्वेद के बाद जो भी बुक हुई उन्हें क्या बोला, लेटर वैदिक बुक, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। अब प्रीस्ट ने डिवाइड कर दिया पीपल को 4 ग्रुप में और उनको क्या बोला, वर्ण बोला। पहला था ब्राह्मण। ब्राह्मण वर्ण क्या थे, इनका काम था ये स्टडी एंड टीच वेदास, ये वेदों को स्टडी करते थे, पढ़ते थे और दूसरों को सिखाते थे। और एक और काम था इनका परफॉर्म सेक्रीफाइसेस और रिसीव गिफ्ट, इनका काम था ये यज्ञ करवाते थे और
गिफ्ट्स को रिसीव करते थे। आज भी क्या आपने देखा होगा, ब्राह्मणों को दान किया जाता है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। दूसरा थे क्षत्रिय, दूसरा वर्ण क्या था, क्षत्रिय। इनका काम था ये लड़ाइयाँ लड़ते थे, लोगों को बचाते थे, और ये भी क्या करते थे, परफॉर्म सैक्रिफाइस यज्ञ में परफॉर्म करते थे। थर्ड थे वैश्य या फिर वैश्य बोलते हैं जिन्हें। ये लोग कौन हुआ करते थे, फार्मर्स होते थे, हर्डर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, और ये लोग भी क्या सेक्रीफाइस में पार्ट ले सकते थे। लास्ट कैटेगरी में डाला गया शूद्र को। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, दूसरों की सेवा करते थे। इन लोगों को कोई भी रिचुअल में पार्ट लेने नहीं दिया जाता था, और जो वुमेन थी उस समय की जो औरतें थी उनको इसी कैटेगरी में रखा गया था। ठीक है, और ये लोग वेदों को भी नहीं पढ़ा करते थे। सम पीपल क्लासिफाइड एज अनटचेबल। अब इन लोगों ने क्या किया, एक और कैटेगरी निकाल दी अनटचेबल की, जिसमें क्राफ्ट पर्सन आते थे, हंटर्स आते थे, गैदरर्स आते थे, पीपल हु परफॉर्म ब्यूरियल्स एंड क्रिमेशन, जो लोग मरने के बाद वाली जो रीति रिवाज को परफॉर्म करते थे, बॉडी को जलाना, दफनाना, उन लोगों को अनटचेबल कहा गया। हंटर गैदरर्स, इन लोगों को अनटचेबल इसलिए कहा गया क्योंकि इनके काम की वजह से, हंटर गैदरर्स का काम था जानवरों को मारना, खाना, तो इसलिए उनको बिल्कुल हटा दिया गया था। ठीक है, क्राफ्ट पर्सन हुए, तो इन सबको किस में डाला गया, अनटचेबल में। अभी हमने कहाँ तक पढ़ा, यहाँ तक। अच्छा, उस समय के प्रीस्ट ने ऐसा बोल दिया था कि जिस बच्चे का जन्म जिस वर्ण में होगा वो उसी का कहलाएगा, मतलब ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण हुआ, ऐसे हुआ। ओके, अब आगे हमने देखा कि कुछ लोगों को ये सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं आया। कुछ राजा सोचते थे कि हम इन ब्राह्मणों से, इन प्रीस्ट से ज़्यादा ऊपर हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने सोचा कि जो बर्थ है, मतलब जो भी हमारा वर्ण है वो हमारे बर्थ पर डिसाइड नहीं किया जाएगा। कुछ लोगों को दिक्कत हुई अनटचेबिलिटी वाले मैटर से, तो इस तरीके से ऑब्जेक्शन भी उठे थे। अब देख लेते हैं एनसीईआरटी में दी गई कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जिन्हें हमें याद रखना है। महाजनपद, ये बनना कब शुरू हुए थे, आज से 2500 साल पहले। न्यू काइंड ऑफ राजा, नए नए राजा कब बनने लगे, आज से 3000 ईयर्स एगो। अलेक्जेंडर इन्वेशन एंड कंपोजिशन ऑफ दीघा निकाया। दीघा निकाय क्या है, एक बुद्धिस्ट बुक है जिसमें बुद्धा की स्पीचेस हैं, तो ये कब शुरू हुई थी, आज से 2300 ईयर्स एगो। और एंड ऑफ गण और संघास, कब खत्म हुआ था इनका एंड, कब खत्म हुआ था इनका राज, आज से 1500 साल पहले। अब एल्सेवियर वाले सेक्शन में हम देखेंगे एथेंस के बारे में। एथेंस जो कि ग्रीस की कैपिटल है, यहाँ पर आज से 2500 साल पहले ही डेमोक्रेसी शुरू हो गई थी। डेमोक्रेसी मतलब यहाँ के लोग खुद अपने गवर्नमेंट चूज़ करते थे। ठीक है, जैसे हम आज करते हैं, जो इंडिया ने बहुत सालों बाद पाया, जो हम आज करते हैं, हम अपना पीएम खुद चुनते हैं, हम अपना सीएम खुद चुनते हैं, तो वैसे ही उन लोगों ने आज से 2500 साल पहले डेमोक्रेसी को शुरू कर दिया था। वो लोग अपनी गवर्नमेंट खुद बनाते थे। ठीक है, और उनकी ये गवर्नमेंट कब तक चली, 200 साल तक चली। उस समय क्या होता था कि जितने भी फ्री मैन हुआ करते थे, ठीक है, और जब वो 30 ईयर के ऊपर हो जाते थे उनको क्या कहा जाता था, फुल सिटीजन। वहाँ पर क्या होता था, असेंबलीज होती थी जो कि साल में होती थी 40 बार। बेटा कितनी बार होती थी, 40 बार। और ये किस लिए होती थी, ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं उस पर क्या हो सके, डिस्कशन हो सके। अब क्या होता था, जितने भी सिटीजन होते थे वो इस मीटिंग को अटेंड किया करते थे। अब जो बहुत सारी पोजीशंस होती थी उसके लिए अपॉइंटमेंट रख दी जाती थी, तो जिन लोगों को भी अपना नाम देना होता था वो अपने नाम दे देते थे। फिर लॉटरी सिस्टम से लोगों के नाम खुलते थे, तो जैसे मंत्री की पोजीशन जिसका नाम आया वो उसको मिल गई। इस तरीके से होता था पोजीशन का। फिर क्या हुआ, सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड द नेवी। उस समय के जो सिटीजन्स होते थे वो कहाँ कहाँ, आर्मी और नेवी में जाया करते थे अपनी सर्विंग देने। फिर हाउएवर वुमेन वर नॉट कंसिडर्ड सिटीजन्स। उस समय क्या होता था, औरतों को सिटीजन्स नहीं बोला जाता था। अगर सिटीजन्स नहीं बोला गया तो वो आर्मी और नेवी में नहीं जा सकती थी, ना ही वो इन मीटिंग को अटेंड कर सकती थी। ऑल्सो मैनी फॉरेनर्स हु लिव्ड एंड वर्क इन एथेंस एज मर्चेंट एंड क्राफ्ट पर्सन डिड नॉट हैव राइट एज सिटीजन्स। अब देखिए, कुछ फॉरेनर्स आके रहा करते थे कहाँ पर, एथेंस में, जो मर्चेंट का काम करते थे, क्राफ्ट पर्सन का काम करते थे, तो उनको भी सिटीजन नहीं बोला जाता था। और भी कई लोग थे जो सिटीजन नहीं कहलाते थे, जैसे
जैसे कौन हो गए, जो लोग जो माइंस में काम करते थे, फील्ड्स में काम करते थे, वर्कशॉप में काम करते थे, तो इन लोगों को सिटीज़न की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था। तो जो सिटीज़न की तरह ट्रीट नहीं होते थे वो नहीं ले पाते थे इन मीटिंग में हिस्सा, वो नहीं अपना नाम दे पाते थे अलग अलग पोजीशन के लिए, ना ही वो आर्मी और नेवी में सर्व कर पाते थे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।